चलें, तो पहले मैं आपको कुछ डेटा डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पर, और फिर उसके ऊपर हम कुछ कोडिंग करेंगे। तो ये आपके सामने एक एक्सेल शीट के अंदर कुछ डेटा मौजूद है। इसको ज़रा हम गौर करें तो इसमें दो कॉलम्स हैं। एक है ईयर्स एक्सपीरियंस का और दूसरा है सैलरी का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई मिसाल के तौर पे किसी की सैलरी अगर 1.1 समझ लें ईयर है, तो सैलरी उसकी ये है। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है तो ये है, इतना एक्सपीरियंस है तो ये है। ठीक है, तकरीबन 31 रॉज हैं, 30 लोगों का डेटा यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसको ना अगर आप वैसे भी एक्सेल के अंदर अगर आप एक ग्राफ बना के उसमें चेक करें तो ये इस तरीके का ग्राफ आपको नज़र आएगा। देखिए, एक्स एक्सिस पे है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और वाई एक्सिस पे है सैलरी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है, सैलरी बढ़ रही है, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि भाई इतनी होगी तो इतनी होगी। तो आगे थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन ये कि एक बढ़ रही है सैलरी। ठीक है, तो अब इस डेटा को यूज़ करके हम जनाब कुछ कोड लिखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जनाब पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी जो कोड है पाइथन का वो हम लिखना यहाँ शुरू करेंगे। उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कोड लिखता हूँ। इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए। सबसे पहली जो लाइब्रेरी हमें चाहिए वो चाहिए numpy की। फिर हमें चाहिए जनाब मैटप्लॉट की, और फिर हमें चाहिए जनाब पांडा। और मज़े की बात ये कि ये तीनों लाइब्रेरीज हम देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगला काम हम ये करेंगे कि वो जो डेटा सेट है उसको रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए हमने पांडा के अंदर ये वाला कोड देखा था कि भाई आप जो है ना वो ऐसे करके डेटा रिट्रीव कर सकते हैं डेटा सेट में pd.read.csv सैलरी डेटा डॉट सी एस। अब ये सैलरी डेटा डॉट सी एस वी एक्चुअली उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल है। तो इसको चेक करते हैं ये कहाँ पर है। तो इसको अगर आप सेव एज करेंगे तो ये असल में है सी में, यूज़र्स में, इसरार अली में, पाईचाम प्रोजेक्ट्स में, माई फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और इस तरीके से जाकर ब्राउज़र में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फोल्डर मेरे सामने खुल गया जहाँ पे main.py मौजूद है। फिर मैं ये करूँगा कि वो जो मेरा सैलरी डेटा वाला एक्सेल फाइल वो जहाँ पर भी है मेरे पास, या डेटा मैंने कहीं से मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसको मैं इस सिंपल एक्सेल फाइल को उसी फोल्डर में रख देता हूँ ताकि वहाँ से जो है ना वो एक्सेस करने में इसको आसानी हो। समझ में आ गई बात? यहाँ पे कोड लिखा हो वहीं पे क्या होनी चाहिए, CSV फाइल होनी चाहिए। ठीक है, जिस फोल्डर में ये आपकी py.py फाइल मौजूद है main.py, उसी फोल्डर में ये CSV फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी अगर मैं मिसाल के तौर पे एक दफ़ा प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ डेटा सेट को, तो आप देखेंगे कि ये डेटा इसने रीड कर लिया। ये 30 रॉज जो है वो इसने यहाँ रीड करके इस डेटा सेट वेरिएबल में रख दी। ठीक हो गया? अच्छा,
अच्छा, फिर अगला काम हम ये करेंगे कि इस डेटा सेट में से अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को निकालेंगे। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक्चुअली जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक है सैलरी। तो सैलरी एक्चुअली डिपेंड कर रही है किस पे? ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे। यानी जितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी सैलरी बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर सैलरी को डिपेंडेंट और एक्सपीरियंस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा आप देखिए, मैं यहाँ पर पहले एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स। इसको हम समझ लें एक टर्म है, इसको हम कैपिटल एक्स ले रहे हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, इसमें आई लॉग का फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो आउटपुट है ये हमने ज़रा डिटेल से आई लॉग पढ़ा था, आपको याद होगा। और इसमें हमने किया ये है कि अगर आप एक्स का आउटपुट चेक करें तो आप देखेंगे कि जो पहला कॉलम है यानी कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो किस में आ रहा है? एक्स में आ रहा है। ये क्या किया हुआ है हमने? इसका मतलब है सारी रॉज उठा लो। ठीक है, और ये मैं क्या बता रहा हूं कि पहला कॉलम उठा लो। ठीक है, तो उससे होगा ये कि ये जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ये उठकर आ जाएगा कहाँ? एक्स में। अगर आपको स्लाइसिंग याद है तो ये कोड आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था। सही है, अच्छा जी। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे y। अच्छा, इसको नॉर्मली हम स्मॉल y में लिखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें हम एक्चुअली पहला कॉलम नहीं बल्कि दूसरा कॉलम उठा रहे हैं। तो अगर आप y को प्रिंट करके देखेंगे तो आपको कि इसके अंदर एक्चुअली क्या है जनाब? इसमें आपके पास सैलरी है। बात समझ में आ गई? तो x यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट है। कर सकते थे वो, आप कोई भी अप्रोच यूज करके बस पहला कॉलम उठाना। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आप तरीक़ेकार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, वो कहलाती है साइकिट लर्न। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये होता है कि हम इंपोर्ट करें उसे, और एक तरीका ये वाला होता है जिसको हम कहते हैं इस तरीके से हम लिख लेना अगर। अच्छा, इसमें एडवांटेज ये होता है कि जब मैं इंपोर्ट पांडा करता हूँ ना तो पूरा का पूरा पांडा आ जाता है। जबकि इस तरीके से मैं लिखूंगा ना, फ्रॉम sklearn import train अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, तो सिर्फ यही क्लास इसके अंदर से उठ के आएगी। अब देखें ये एरर दे रहा है, तो एरर ये है कि इसको sklearn वाला पैकेज नहीं मिल रहा, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट जाके इंस्टॉलेशन इसको शुरू कर दे। समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जितनी देर ये इसको इंस्टॉल कर रहा है। आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ से जाते सेटिंग्स में जाते और फिर पाइथन इंटरप्रेटर में जाते, फिर यहाँ से ऐड करते और यहाँ से जो ये sklearn वाली लाइब्रेरी है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो उसमें से आप कोई सी भी सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। साइकिट है ये, साइकिट लर्न, और उसको आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मशीन लर्निंग के अंदर ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। चलें इसको थोड़ी देर इंस्टॉल होने दें।
चलें जी, ये इंस्टॉल हो गया। अब क्या फरमा रहे हैं? चलें, ये एरर हमारा एंड हो गया यहाँ से। अच्छा, फिर कुछ फरमा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, मैं यहाँ पर एक मज़ीद कोड लिख रहा हूँ, और वो कोड क्या है कि हम कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं, ठीक है। और फिर वेरिएबल्स बना के हम उन उनको जो है ना वो ट्रेन करवा रहे हैं। अब मैं ज़रा कोड लिख लूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअली मैंने 4 वेरिएबल्स बना लिए। एक बना लिया एक्स ट्रेन, एक बना दिया एक्स टेस्ट, ये है ट्रेन वेरिएबल फॉर एक्स, और ये है टेस्ट वेरिएबल फॉर एक्स, ये है ट्रेन वेरिएबल फॉर वाई, और ये है टेस्ट वेरिएबल फॉर वाई, ठीक है। तो दोनों के मैंने ट्रेन और टेस्ट वेरिएबल बना लिए। फिर ये जो क्लास थी इसको मैंने यहाँ कॉल किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने x भेजा, y भेजा। ये जो ब्रैकेट अगर आप ओपन करें और इसको अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को देखें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है ना वो गूगल पे जाता हूँ और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ऐसे लिख दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि ये एक्चुअली साइकिट लर्न के अंदर एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर ये मेथड है sklearn.model selection, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम अपने कोड में भी ना मॉडल सिलेक्शन कर देते हैं। क्रॉस वैलिडेशन असल में पुराने ज़माने वाली लाइब्रेरी थी, अभी अपडेट हो गई, इसका नाम है मॉडल सिलेक्शन। ये जो ट्रेन टेस्ट होता है इसमें एक्चुअली हम कुछ वैल्यूज़ भिजवाते हैं, ठीक है। वो वैल्यूज़ जो है ना उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे देखें यहाँ पे ये x एंड y, ये जो x है यहाँ पर ये एक एरे है, और y जो है ना वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो भी हम वो देते हैं। फिर ट्रेन साइज डिफाइन करते हैं, रैंडम स्टेट देते हैं, शफल ट्रू करते हैं, सेटिस्फाई की वैल्यू देते हैं। अब यहाँ क्या क्या वैल्यू है देखिए। सबसे पहले हमने इसको दे दिया अपना कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। फिर आपने कौन सा दिया, डिपेंडेंट। टेस्ट साइज दिया हमने 1/3। क्या मतलब है इसका, यानी कि 1/3। इसका मतलब ये है कि टोटल 30 रॉज थी, तो 30 में से 10 रॉज हो जाएंगी फॉर टेस्टिंग और 20 रॉज हो जाएंगी फॉर ट्रेनिंग। 1/3 का मतलब ये। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता तो तमाम का तमाम टेस्ट साइड हो जाता। बात समझ में आ रही? अच्छा, रैंडम स्टेट 0 है। रैंडम स्टेट जब 0 होती है तो इसमें जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है, और इसकी बेसिस पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ना वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल आप समझ लें कि अभी तो फिलहाल हमने 0 ही रखना है इसे। आगे जाके हम इसकी मज़ीद वैल्यू चेंज करके देखेंगे कि उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको आप 0 ही रहने दें, और करें ये कि ज़रा इस कोड को रन कर दें, ठीक है। अच्छा, रन करने के साथ साथ मैं यहाँ पर ना प्रिंट भी करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा एक्स ट्रेन को, और प्रिंट करा लेते हैं हम एक्स टेस्ट को। चेक करते हैं क्या आउटपुट आया। तो देखें, आप ये देखें कि इसने किया ये कि जो एक्स ट्रेन था उसमें इसने शुरू की 20 रॉज रख दी, और आखिर की 10 रॉज किस में रख दी, एक्स टेस्ट में। या जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके लिखता हूँ तो बड़ी आराम से हमने जो है ना वो एक मेथड को यूज़ करके अपना जो डेटा है उसको ट्रेन और टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये आपका ट्रेनिंग डेटा है जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और ये डेटा आपका टेस्ट वाला है।
आखिर की ये वाली रॉस 10 रॉस। समझ में आ रही मेरी बात? ओ सॉरी, तो हमने किया ये है कि यहाँ पर ये कोड पूरा लिखा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन कॉल किया, इसमें ये दो वेरिएबल्स भी भिजवा दिए एक्स एंड वाई, टेस्ट साइज बता दिया। उसके बाद हमने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को प्रिंट करके देखा, तो ये हमें बता रहा है कि भाई इसमें से इसने 20 ट्रेन के लिए उठा लिए और 20 टेस्ट के लिए उठा लिए। आप चाहें तो वाई को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप वाई टेस्ट और वाई ट्रेन को प्रिंट करा के देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो जो 30 थे उसमें से उसने किया ये कि 20 उठा लिए फॉर ट्रेनिंग और 20 उठा लिए फॉर टेस्टिंग। यानी बड़े आराम से हम स्प्लिट करते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये काम हम अलग से भी कर सकते थे, यानी हम उसके एक नया वेरिएबल बनाते उसमें ट्रांसफर करते, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये बना बना एक फंक्शन है, इसको हम कॉल करते हैं और बता देते हैं कि भाई ये वेरिएबल है, इतना % इसमें से टेस्ट साइज उठाना है। वो खुद ही इसको 4 वेरिएबल्स में ब्रेक कर देता है। बात आ गई समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है, हो गया। अच्छा, फिर आगे चल के हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम इस सेंस में है कि इसमें कुछ डेटा मिसिंग है। क्या डेटा मिसिंग है? देखें, अगर आपको मैं दोबारा वो एक्सेल शीट दिखाऊं तो हो सकता है कि ये कोई रॉ यहाँ पे मिसिंग हो, या ये कोई रॉ यहाँ पे मिसिंग हो, या यहाँ पे डेटा मिस हो। तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस के अंदर जो है ना, वो हम इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ऐसा है नहीं तो हमें उसकी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा है ना हमारा, इस डेटा से हम अपना मॉडल बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं फीचर स्केलिंग का। फीचर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यूज है ना 1.1, ये बहुत छोटी है। अच्छा, और ये बहुत बड़ी है। अब ग्राफ पे आपको क्या नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है कि 1.1 नजर आ रहा है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे 10.5 है। ठीक है, अब 10.5 इधर किधर है? 10.5 इधर नहीं आ रहा क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो इस तरह की ही। तो अब क्या करें भाई? तो इसीलिए जनाब ऐसा है कि हम इस डेटा को फीचर स्केल करते हैं। फीचर स्केल करने से मुराद ये है कि इसको इस तरह एडजस्ट करते हैं, इस तरह एडजस्ट करते हैं कि दोनों वैल्यूज विजिबल हो ग्राफ के अंदर। सर स्क्रीन सिर्फ पेज आर्म की विजिबल है, आप कुछ और स्क्रीन्स भी दिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं यही बता रहा था आपको कि हम जो है ना, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फीचर स्केलिंग का। फीचर स्केलिंग होती क्या है? फीचर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फीचर स्केलिंग ये है कि जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ था ना एक्सेल शीट में, अगर आपको याद हो, बल्कि मैं चले एक्सेल शीट पे ही लेके जाता हूँ। देखें, ये जो एक्सेल शीट थी, इसको अगर हम देखें और इसका हम बनाएं ग्राफ, अब देखिए ये जो ग्राफ है ना, इसमें इस तरीके से आपको सारा डेटा ये डिस्प्ले कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1.1।
लेकिन ग्राफ में क्या डिस्प्ले कर रहा है, 1.1 नहीं दिखा पा रहा। रीजन इसका ये है कि जो आपका वाई एक्सिस है ना, उस पर वैल्यूज एज कंपेयर टू एक्स एक्सिस बहुत बड़ी हैं, तो इस वजह से जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं हो पा रहा। यानी कि अगर 1.1 के अगेंस्ट जैसे मिसाल के तौर पे 2 होता और 1.3 के अगेंस्ट 3 होता, इस तरीके से कुछ होता ना, तो वो ज़्यादा विजिबल होती। तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फीचर स्केलिंग का। ठीक है, फीचर स्केलिंग क्या होती है कि इसी डेटा को हम जनाब छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन बनाते ऐसे हैं कि ग्राफ सेम हो, यानी इन्हीं वैल्यू के अगेंस्ट ऐसी वैल्यूज जिससे सेम रेशो सामने आए, तो वो उसको कहते हैं फीचर स्केलिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब वो करते कैसे हैं, उसके लिए हम क्लास एक मेथड यूज करेंगे, और वो मेथड कहलाता है स्टैंडर्ड स्केलर, और ये sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, हम करेंगे ये कि एक वेरिएबल बनाएंगे sc_x और स्टैंडर्ड स्केलर कॉल कर लेंगे। फिर हम करेंगे ये कि ये जो हमारा x ट्रेन है ना, इसको sc_x के एक फंक्शन के अंदर भेज देंगे जिसका नाम है fit_transform। ये जो x ट्रेन था, इसमें कितनी रॉस थी? नहीं, ट्रेन में 20 थी और टेस्ट में 10 थी, ऐसे ही था ना। तो ये हमने, ये समझ लें, इसको स्केलिंग कर दिया। ठीक है, ये स्केलिंग करने का कोड है, फिट ट्रांसफॉर्म का मेथड है, स्टैंडर्ड स्केलर है। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि टेस्ट को भी स्केल कर दिया। टेस्ट को स्केल करने के लिए फिट ट्रांसफॉर्म नहीं यूज करेंगे, हम सिंपली ट्रांसफॉर्म का फंक्शन यूज करेंगे। तो ट्रेन के लिए फिट ट्रांसफॉर्म यूज होता है और टेस्ट के लिए सिंपल ट्रांसफॉर्म यूज होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब y को भी हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर, और जो हमारा y ट्रेन का वेरिएबल है उसको हम बाय यूजिंग फिट ट्रांसफॉर्म क्या कर लेते हैं जनाब, स्केलिंग कर देते हैं इसकी। ठीक है, अच्छा, स्केलिंग करने के बाद अगर आप आउटपुट चेक करेंगे, मिसाल के तौर पे अब आप x ट्रेन को देखेंगे तो आपको आउटपुट जो है ना वो कुछ इस किस्म का नजर आएगा। एरर आ जाए, एरर क्या है? एक्सपेक्टेड 2D एरर। अच्छा चलें, मेरे ख्याल है इसकी लाइब्रेरी में कुछ चेंज हुआ है, इसको हम अब फिलहाल कमेंट कर देते हैं, इसको पढ़ाते हैं। फीचर स्केलिंग क्या है? फीचर स्केलिंग ये होती है कि आप जो है ना अपने डेटा को इस फॉर्मेट में ले आते हैं, वैल्यूज ऐसी कम कर देते हैं कि उसकी ट्रेन टेस्टिंग में टाइम कम लगता है। मिसाल के तौर पे इस चीज़ को इस तरह समझ लें कि आपको कोई कहता है कि भाई 10,000 रुपये अगर आप देंगे किसी को तो वो आपको 20,000 रुपये देगा, डबल कर देगा। अब अगर आप इस अमाउंट, इन दोनों अमाउंट्स को यूज करेंगे और इसके बजाय आप अमाउंट यूज कर लें 1 और 2, तो बात तो सेम ही है। या 10 और 20 यूज कर लें, बात तो सेम ही है। सही है। तो फीचर स्केलिंग ये करता है कि वो जो हमारी वैल्यूज होती हैं उनको इस तरह फिट ट्रांसफॉर्म कर देता है कि रिजल्ट सेम आए, ग्राफ सेम बने और वैल्यूज कम हो जाए, तो उससे प्रोसेसिंग करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जब फीचर स्केलिंग की अगर जरूरत हो तो हम करते हैं, नहीं जरूरत होती तो नहीं करते।
उसके बाद अगला काम हम ये करते हैं जनाब कि रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? उसके लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे लीनियर मॉडल। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन में असल में उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं इसको जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये बात जहन में रखिएगा, यानी एक वैल्यू x पर आ रही है और एक y पर आ रही है, तो ये लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। तो उसमें लीनियर रिग्रेशन हम यूज कर रहे हैं और रिग्रेसर के अंदर ये x और y ट्रेन हमने यहाँ पर भिजवा दिए। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि y प्रेडिक्ट से प्रेडिक्ट करवाते हैं x टेस्ट की जो वैल्यू है उस रिग्रेसर की मदद से प्रेडिक्ट करवा देता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना कुछ कोड लिख रहा हूँ ताकि इससे जो है ना वो हमें इस एक प्लॉट सा बन जाए और फिर प्लॉट से हमें ज़रा अंदाज़ा होगा कि हमने काम क्या किया। चलें, इसको मैं ज़रा रन करके आउटपुट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक प्लॉट बना है। अब इस प्लॉट के अंदर आप गौर करें कि कुछ आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है और कोई रेड लाइन नज़र आ रही है। रेड लाइन जो है ना वो एक स्कैटर प्लॉट है बिटवीन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। क्या मतलब है? एक्स कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट है। क्या वैल्यूज हैं इसमें? ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। वाई ट्रेन में क्या है? सैलरीज। सैलरीज है। ठीक है, ये तो वो हैं जो एक्चुअल वैल्यूज थी। ठीक है, ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये प्लॉट हो गया। नीचे आपने एक दूसरे स्कैटर के बजाय सिंपल प्लॉट बनाया है, जो कि बनाया है आपने एक्स ट्रेन और रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन। यानी कि रिग्रेसर जो है ना वो एक ऐसा अब आपने मॉडल बना दिया है कि जिसको आप वैल्यू देंगे एक्स की तो वो वाई को प्रिडिक्ट करेगा। सही है। तो आपने उसको पूरा ट्रेन जो था ना वो उठा के दे दिया। तो जब उसको और उसको आपने कंपेयर किया तो देखें एक लाइन बिल्कुल सीधी चलती हुई आ रही है। ये जो लाइन है ये एक्स ट्रेन की और एक्स ट्रेन की प्रिडिक्टेड के दरमियान एक लाइन बनी हुई है, यानी वाई की लाइन है जो कि ब्लू में नजर आ रही है। ये एक एग्जैक्टली रिग्रेशन एनालिसिस कहलाती है। अच्छा, ये चलें, ये तो प्लॉट है। ये करके हम किस तरीके से अपना रिजल्ट शो कर सकते हैं? देखिए, मिसाल के तौर पे मैं करता ये हूं कि यहाँ पर जो है ना वो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन में मैं कहता हूँ रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट। और सपोज इसमें मैं दे देता हूँ, देखिए हमारे पास जो वैल्यूज है ना वो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.5। ये है ना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मैं इसमें दे रहा हूँ 1.2। 1.2 क्या है? एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मैं किसको दे रहा हूँ? रिग्रेसर। रिग्रेसर हमारा मॉडल है लीनियर रिग्रेशन वाला। ठीक है, कोड को मैंने रन किया। अच्छा, अच्छा, ये जो प्रिडिक्शन है इसको प्रिंट भी तो कराना होगा। प्रिंट करवाना होगा ना सर? हाँ हाँ, वही प्रिंट। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। देखिए, ये सैलरी प्रेडिक्ट कर रहा है ये। अच्छा, ये जो सैलरी प्रेडिक्ट कर रहा है ये है तकरीबन 38,031 रुपये। अब देखें आप यहाँ पर कि 1.1 की सैलरी ये है और 1.3 की ये है, तो 1.2 की ये प्रेडिक्ट कर रहा है। अच्छा, ये प्रेडिक्शन जो है ना बेस्ड ऑन हमारा मॉडल है, जो उसने पूरा मॉडल बना रखा है उसके हिसाब से अब इसको कोई भी क्या दे सकते हैं? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उसकी बेसिस पे ये क्या देगा हमें?
हाँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको दे देता हूँ 11, अब ये मुझे बताएगा कि 11 ईयर अगर किसी की ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। तो मुझे ये बता रहा है कि ये उसकी सैलरी होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये एक्चुअली क्या किया हमने, ये हमने एक मॉडल बनाया है जो कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाता है। अच्छा, इसमें एक्चुअली सारा कोड मेथड्स बने बनाए मौजूद हैं। लीनियर रिग्रेशन बहुत सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है ये। इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने एक प्लॉट बनाया है, बना के देखा था एक्स वाई और एक्स ट्रेन का। ठीक है, आप जो है ना वो बना के देख सकते हैं जनाब। टेस्ट टेस्ट का चेक कर सकते हैं आप कि टेस्टिंग का क्या रिजल्ट आता है। जैसे ये वाला जो कोड है ये क्या कर रहा है कि ये प्रिडिक्शन, ये जो है ना वो स्कैटर प्लॉट बना रहा है बिटवीन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, और ये स्कैटर प्लॉट बना रहा है बिटवीन एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप चेक करें रिजल्ट को, तो ये है आपकी ट्रेनिंग सेट की एग्जांपल, और ये है आपकी ग्राफ को सारे दोबारा से चलाओ। ये टेस्ट सेट है आपका, ये उसका रिजल्ट आ रहा है, और ये ट्रेनिंग का। तो जो रेड है ना वो हैं जो एक्चुअल वैल्यूज थी, और जो ब्लू है वो एक्चुअली प्रिडिक्टेड वैल्यूज के साथ जब हमने बनाया ग्राफ। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। ये तो ग्राफ तो खैर एक उसके हिसाब से वैल्यू है। असल में जो है ना ये रिग्रेसर हमारा क्या है, एक मॉडल बन गया है, और इस रिग्रेसर को हमने बनाया कैसे है, हमने इस डेटा की बेसिस पे बनाया है। अब आप किसी भी किस्म का कोई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उठाएं और उठा के इधर रख दें, अपने रिग्रेसर को दे दें, तो वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि सैलरी क्या होगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप कहते हैं ना आज से इतने साल बाद क्या सिचुएशन होगी, क्या होगा। ये जो प्रिडिक्शन हुई है ये एक वेरिएबल की बेसिस पे हुई है, लिहाजा इसको लीनियर रिग्रेशन कहा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। हाँ, फिर वो लीनियर नहीं रहती, वो मल्टी वैल्यूड रिग्रेशन कहलाती है। फिर उसके आगे पढ़ेंगे ना। अभी मतलब एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन। पूरा कोड मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो नमपाई का खैर हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ इसके अंदर इतना। तो जनाब ये इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करके इसको हम कह देते हैं लीनियर रिग्रेशन पाई। ये कहलाती है रिग्रेशन एनालिसिस, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा के हिसाब से आप मॉडल को ट्रेन करें और फिर कोई ऐसी वैल्यू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें जो कि उस एग्जिस्टिंग डेटा में नहीं थी। ठीक है, ये रिग्रेशन एनालिसिस है। अच्छा, लेकिन ये जो रिग्रेशन एनालिसिस हमने करी है ये सिंगल वैल्यू कहलाती है, यानी इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लिहाजा ये सिंगल वैल्यूड रिग्रेशन एनालिसिस कहलाती है। हमारे पास
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी होती है। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है उसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। यानी कि मिसाल के तौर पे आप देखें, यहाँ पर मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको जो है वो कुछ डेटा गिवन है। अब इस डेटा में आप देखें कि आपके पास एक्चुअली डेटा क्या क्या गिवन है कि कुछ कंपनीज हैं या एक ही कंपनी है, उसने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना खर्चा किया, मार्केटिंग पे इतना खर्चा किया, इस स्टेट में थी वो, तो उसका ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है। और ये वो है जो उसने खर्चा किया डिफरेंट हेड्स में। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? प्रॉफिट डिपेंडेंट है। प्रॉफिट क्या है? वाई। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें R&D, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, स्पेंड और स्टेट सारे इंडिपेंडेंट हैं। इसीलिए इसको कहा जाएगा जनाब, इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होगी वो होगी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि ये जो एक्सेल फाइल है ना, ये हम रख देंगे कहाँ? जहाँ हमारा ये बेसिकली प्रोजेक्ट मौजूद है। जी बेटा, पता है आपको कहाँ? चलिए अब ये है जनाब हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, ये हमने एक्सेल फाइल मैंने वहीं रख दी, ठीक है ना, जहाँ पर ये फाइल है, बस इसका ख्याल रखिएगा। और वापस आ जाते हैं हम ज़रा अपने पाइचार्म के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर अब की दफ़ा जो कोड होगा उसमें लाइब्रेरीज तो हमें खैर यही चाहिए। पहली चीज़ जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि हम जो है ना वो डेटा सेट में डिफरेंट अब उठाएंगे। अब की दफ़ा हम ये 50 startups.csv हमने एक्सेल फाइल उठा ली। इसको ज़रा एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये फाइल उठ रही है। तो जनाब ये फाइल उठ रही है, इसका मतलब ये है कि इसको ये फाइल मिल गई। ठीक है। अच्छा, अब अगला काम हम ये करेंगे कि x और y वेरिएबल बनाएंगे। तो x में देखें मुझे चाहिए आखिरी कॉलम, सही है, और y में मुझे सारे के सारे कॉलम चाहिए आखिर से पहले वाले तक का। यानी अगर आप प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर x को और प्रिंट करवाते हैं जनाब y को, तो जो आउटपुट नजर आएगा वो ये तो है y, यानी कि प्रॉफिट, और x में आप देखें चारों कॉलम आ रहे हैं। सही है, तो x भी बन गया और y भी बन गया। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि अब यहाँ पे एक मसला ये है कि जनाब ये जो हमने डेटा देखा है, ख़ास तौर पे जो एक्सेल में हम ये देख रहे हैं, तो इसमें कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इसको हमें इनकोडिंग करनी पड़ेगी। इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग ये होती है जनाब कि आपने जो है ना वो, बल्कि मैं चले रिजल्ट के साथ आपको जो है ना फिर दिखाता हूँ, फिर शायद मेरे ख्याल बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ये कोड में लिख रहा हूँ यहाँ पर,
और फिर मैं आपको कोडेड और इनकोडेड डेटा का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग की इस लाइब्रेरी को यूज करके इसमें हमने लेबल इनकोडर और वन हॉट इनकोडर यूज किया। लेबल इनकोडर के थ्रू हमने जो हमारा x वाला वेरिएबल था उसके 3 कॉलम्स को हमने इनकोड किया। ठीक है, अच्छा, नतीजा क्या होगा, ये हमने प्रिंट कर दिया x को, और प्रिंट करने से पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूं बिफोर इनकोडिंग, और फिर मैं x को प्रिंट करवा रहा हूं आफ्टर इनकोडिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये तो है आपका बिफोर इनकोडिंग वाला कोड, सही है। अच्छा, फिर ये सारा आपका चल रहा है, बिफोर इनकोडिंग वाला कोड सारा प्रिंट हो रहा है, और फिर यहाँ एरर आ गया। अच्छा, उसके बाद जब इनकोडिंग हो गई तब क्या वैल्यू नजर आ रही है आपको? बाइनरी 0। वैल्यूज। हाँ, यानी कि एक्चुअली किया क्या इसने किया ये है कि ये जो आपका डेटा है ना, वापस आए इसके ऊपर। देखिए ये जो स्टेट है ना, स्टेट में लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, ये 3 ही है। तो एक्चुअली ये करेगा क्या कि एक्स को ना, स्टेट को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा इस तरीके से, स्टेट, सॉरी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, और फिर पहले के अगेंस्ट यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा होगा, और दूसरे में यहाँ 0 लिखा हुआ होगा, यहाँ 1 लिखा हुआ होगा, और यहाँ 0 लिखा हुआ होगा, और तीसरे के अगेंस्ट यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा हुआ होगा, और यहाँ 0 लिखा होगा। इसको कहते हैं हॉट इनकोडिंग। इससे जो है ना, वो आपकी जो स्ट्रिंग है ना, वो इस तरह नंबर्स की फॉर्म में आ जाती है, यानी ये न्यूयॉर्क ट्रू है, ये कैलिफोर्निया ट्रू है, फ्लोरिडा ट्रू है। तो इसमें कैलकुलेशन करना रिलेटिवली आसान होती है। अगर मैं आपको एक्सेल शीट शेयर करके दिखाऊं, देखें यहाँ पर एक्चुअली ये जो स्टेट वाला कॉलम है ना हमारा, थर्ड कॉलम, इसमें यानी 0 से लेके अगर हम चलें तो थर्ड कॉलम, इसमें इस तरह डेटा लिखा हुआ। अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से 3 कॉलम्स में डिवाइड करके 1 1 1 0 इस तरीके से कर लेंगे, तो उससे हमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि अब ये नंबर्स की फॉर्म में आ गया। एक तो होता है ना कि भाई वो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स उस वक्त होता है, 1 0 उस वक्त हो सकता था जब 2 ही वैल्यूज होती। अगर ट्रू फॉल्स होता और 2 ही वैल्यूज होती तो फिर हम जो कोडिंग करते वो सिंपल कोडिंग होती, इनकोडिंग होती, और उसमें अगर कोई वैल्यू ट्रू होती तो 1 कर देते, या फॉल्स होती तो 0 कर देते। लेकिन अब यहाँ 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज के हिसाब से हमने यहाँ पर इस तरीके से काम किया। तो ये स्टेट वाला जो कॉलम है हमारा, वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। चलो ठीक है, तो ये एक जनाब ये काम होता है इनकोडिंग का। इनकोडिंग हमने कर ली, ये हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमें एक ऐसा कॉलम मिल गया जो कि बेसिक उसमें डेटा कौन सा मौजूद है, स्ट्रिंग डेटा मौजूद है, मल्टीपल वैल्यूज है, तो उसके लिए हमें इनकोडिंग का काम करना पड़ गया।
अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर स्टेट वाली वेरिएबल ना होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अगला काम ये करेंगे कि अपने मॉडल को ट्रेन टेस्ट करेंगे, में ब्रेक कर देंगे। तो उसके लिए कोड सेम है, यानी sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। यहाँ पे हमने टेस्ट साइट 0.2 दे दिया है। क्या मतलब है? जो डेटा है हमारा, इसमें कितने रिकॉर्ड मौजूद है? 50। 50 में अगर मैं 0.2 दे रहा हूँ टेस्ट साइज, तो इसका मतलब 20%। 20% का मतलब ये है कि 10 इस्तेमाल होंगे फॉर टेस्ट और 40 इस्तेमाल होंगे फॉर ट्रेनिंग। ठीक है। तो ये लाइन क्या करेगी कि ये 4 वेरिएबल बना देगी। कौन कौन से? एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। अच्छा, फिर हम करेंगे ये कि अपना मॉडल यूज करेंगे रिग्रेशन का, और रिग्रेशन का मॉडल यूज करके लीनियर रिग्रेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और लीनियर रिग्रेशन यूज करने के बाद हम अपना मॉडल जो है ना वो प्रेडिक्ट करवा लेते हैं, और फिर कुछ वैल्यूज को प्रेडिक्ट करके देख भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब एक वैल्यू से प्रिडिक्शन होगी नहीं। अब हमें क्या देना होगी? वो जो चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो हमें पूरे देने होंगे, तो फिर हमारी वैल्यू प्रेडिक्ट होगी। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो एक वैल्यू थी, एक वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो दूसरी वैल्यू हमें मिल रही थी, लिहाजा हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वाई प्रेडिक्ट को हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो जब आप रन करके इसका आउटपुट चेक करेंगे तो वाई प्रेडिक्ट आपको नजर आएगा। ये वाई प्रेडिक्ट एक्चुअली एक्स टेस्ट की प्रिडिक्शन है। ठीक है। तो ये जो 10 वैल्यूज थी उनकी प्रिडिक्शन है। अब जरा आप ये चेक करें कि इसने सही प्रिडिक्शन करी है कि नहीं करी। तो एक्स टेस्ट को अगर मैं प्रिंट करवाऊं यहां पर, बल्कि वाई टेस्ट को प्रिंट करवाते हैं ना। देखिए, ये जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू थी और ये इसने प्रिडिक्ट करी है। समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये कि एक यहाँ पे जो है वो कुछ वैल्यूज बार बार वही प्रिंट करवा रही है। तो इस तरह की जो एनालिसिस होती है वो हमारे पास ऐसे हम उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मिनट।
थोड़ा सा कोड में चेंजेस हैं, मैं ज़रा चेंजेस कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये असल में होता ये है कि लाइब्रेरीज में चेंजेस हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ फंक्शंस वगैरह चेंज करने होते हैं। तो अच्छा, आप देखें ये हमारे पास जो है ना वो वैल्यू है y प्रेडिक्ट की, और ये है y टेस्ट की। ठीक है, ये मॉडल पूरा बना हमारा, प्रिंट हुआ। तो अगर प्रिडिक्शन हो रही है 103015 और एक्चुअल वैल्यू जो थी वो थी 103282, तो करीब करीब इसने प्रिडिक्शन करी है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वैल्यू जो है ना, देखें ये वैल्यू जो है ना, ये यहाँ पर एक्चुअली आप प्रिंट करवा रहे हैं ये पहला नमपाई यूज करके ना, तो ये है जनाब वाई प्रिडिक्ट, यानी मॉडल ने प्रिडिक्ट करा है। अच्छा, ये जो वाई प्रिडिक्ट हुई किसकी बेसिस पर है? एक्स टेस्ट की बेसिस पे हुई है। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं ये वाई टेस्ट की हैं। वाई टेस्ट की वैल्यूज पहले से हमारे पास मौजूद थी। हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना वो एक नई वैल्यू प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, हम वैल्यू क्या प्रिडिक्ट करवा सकते हैं कि हम जो है ना इसको एक ऐसा वेरिएबल दें जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक्स टेस्ट को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। अच्छा, आप एक्स टेस्ट को जब आप प्रिंट करवाते हैं तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि एक्चुअली एक इस तरीके का वेरिएबल है ना। ठीक है, इसमें ये वैल्यू जो है ना वो आपका वो है, क्या नाम है, स्टेट, और बाकी ये दूसरी वैल्यूज हैं। ठीक है, इसमें से मैं एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं करता ये हूँ कि अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई न्यू वेरिएबल, और इसमें ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ जनाब, क्या मुझे करना चाहिए, मैं एक प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। कैसे करूँगा मैं लिखूँगा प्रिडिक्शन इक्वल्स टू रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट, और उसमें माई न्यू वेरिएबल भेज दूंगा। अब इसमें ये जो है ना ये बता रहा है कि ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट है जनाब फ्लोरिडा। ठीक है, फिर ये जो पहली वैल्यू है ये है R&D स्पेंड। ठीक है, दूसरी वैल्यू है एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी वैल्यू है मार्केटिंग स्पेंड। ये मार्केटिंग स्पेंड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर इस प्रेडिक्शन को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ये जो प्रिंट करेगा ये क्या प्रिंट करेगा? प्रॉफिट प्रिंट करेगा। ये इसने प्रॉफिट प्रिंट कर दिया, यानी ये वैल्यूज होंगी तो ये प्रॉफिट प्रिंट होगा, ये प्रॉफिट हो सकता है। आप ये वैल्यूज चेंज करके देख लें यहाँ पर कि मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कम करूं या मैं R&D पे कम कर दूं या मैं स्टेट चेंज करके देखूं
या मैं और कौन सा वेरिएबल था, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड R&D, तो तीनों में को वैल्यू कम ज्यादा करके देखूं तो क्या उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बात समझ में आ गई? तो इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसलिए है, ये लीनियर रिग्रेशन है। इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो कहलाएगी ये लीनियर रिग्रेशन है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है लेकिन इंडिपेंडेंट